हेलो, गुड आफ्टरनून। आप सबको खुश आमदीद। आप साउथ एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर माइनॉरिटीज की जानब से एक खसूसी इंटरव्यू सीरीज देख रहे हैं और मैं आपका मेजबान पुरखोई सर भी। आज हम एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। वो शख्सियत जो आज हमारे साथ मौजूद है वो नेशनल कैंपेन दलित ह्यूमन राइट्स NCDHR के कोऑर्डिनेटर हैं और उस मशहूर शख्सियत का नाम है धर्मदेव पासवान। और अब हम अपने सवालात की जानब चलते हैं। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है, हम ये जानना चाहेंगे कि एक दलित के तौर पर आपके बचपन से जवानी तक किन किन मरहल से गुजरे और आपके ख्याल में इंडिया में दलित होने का सबसे अहम और मुश्किल पहलू क्या है। सबसे पहले तो मैं पूरी आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें मौका दिया है और साथ-साथ स्पेशल आपका धन्यवाद देना चाहेंगे व्हील साहब कि हमें इस लायक समझा और भारत को रिप्रेज़ेंट करने के लिए साउथ एशिया में दलित मुद्दों पर बात करने का मौका दिया है। आपका जो सवाल है कि उसपे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो बचपन से अभी तक बड़े होने का जो अनुभव रहा है वो अलग-अलग तरीके के रहे हैं और बहुत ही पीड़ादायक रहा है। इतना चैलेंज रहा है कि बहुत लंबी हिस्ट्री है। मतलब आप सोच सकते हैं कि बचपन से जब स्कूली लाइफ से जब एजुकेशन शुरू हुआ था, तो भारत में एक दलित के लिए कितना चैलेंज होता है वो आप अ, दूसरे-दूसरे मंच से भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है भारत में। हम भी देख रहे हैं क्या हो रहा है पाकिस्तान में। चाहे वो स्कूल का हो या कोचिंग क्लास का हो या फिर कॉलेज का हो या फिर सामाजिक किसी गाँव में जो सामाजिक बैठक होती है वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ भी कई एक तरीके का चैलेंज का सामना करना पड़ता है। दूसरा जो जनरल बात है कि भई हमको प्रशासनिक जगत के अधिकारियों के साथ किसी मुद्दे को लेकर के उनसे मिलने को लेकर के हो, जैसे हम एक उदाहरण दें छात्रवृत्ति अगर हमको लेना है तो छात्रवृत्ति की डिमांड को लेकर के कहाँ पे हम जाएँगे, किस अधिकारी से कैसे बात करके वहाँ भी हमको बहुत ही मतलब भेदभाव लगता था शुरू से और अभी तक भी वो सिस्टम बरकरार है भारत में। तो हमारे पास घर के अलावा जो हम ख़ास करके तत्व क्या है घर के अलावा अभी हम भारत में बहुत सारे ऐसे दलित हैं जिनके पास घर के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। घर है, ना उनके पास ज़मीन है, ना उनको रोज़गार है, ना उनके लिए अच्छी शिक्षा है। तो ये सब मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए उनको अच्छे से खाने की आज़ादी होनी चाहिए, ना कि वो मतलब दूसरे कई तरीकों से भी सोचते हैं, जैसे अदर कास्ट जो सोचते हैं, जो जनरल कास्ट होते हैं, उनको जिस तरह से आज़ादी उस तरह से आज़ादी नहीं है भारत में। तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कठिन है भारत के दलितों के लिए। उनको भी लगता है कि हमें एक अच्छा-सा घर मिलना चाहिए, हमारे लिए अच्छी शिक्षा होना चाहिए, हमारे लिए अच्छे स्वास्थ्य होने चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं भारत में दलितों के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। क्या आपने हुँ। कभी जायदाद, मिल्कियत या तालीम या मुलाजमत में जात पात के लिहाज से कोई फर्क देखा है? आपको बाकायदगी से किस किस्म के तासुब का सामना करना पड़ता है? दलितों के साथ सबसे ज्यादा कैसा रवैया अख्तियार किया जाता है? देखिए, हमने कई मामले में स्वामित्व में असमानता देखी है, भेदभाव देखी है, चूँकि हम खुद भारत के बिहार राज्य के एक छोटे से जिला के गाँव से हैं, ठीक है? जहाँ प्रत्येक दिन एक नई-नई कहानी सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे हमारा फील्ड का वर्क हो, सभी जगह ये सब चीज़ मतलब आम बात हो गई है। जिसमें शिक्षा भी शामिल है, रोज़गार भी शामिल है। उदाहरण के तौर पर हम किसी की गाड़ी छीन लेंगे, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देंगे कि भारत के जो राज्य है बिहार है, वहाँ पे एक सरकार का स्कीम है जिसको MMGPY बोलता है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बोलता है। उस योजना में लगभग 700 दलितों को हमने 4 व्हीलर गाड़ी और 3 व्हीलर गाड़ी उनके स्वरोजगार के लिए मुहैया करवाया था। और इस लॉकडाउन के दौरान जो है उनको जो किस्त होता है वो नहीं भर पाए थे और उस किस्त की वजह से उनकी जो संपत्ति है क्योंकि उनके लिए बड़ी संपत्ति है, गाड़ी है मान लीजिए 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख की गाड़ी है तो उनके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। उनके लिए जो स्वामित्व है जो उनका ये है ज़मीन के मामले में तो उनके पास ज़मीन नहीं है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान पैसा नहीं भरे इसलिए उनका गाड़ी छीन लिया गया। चाहे वो फाइनेंसर के द्वारा छीना गया हो, चाहे बैंक के द्वारा छीना गया हो। आज वो परिवार बेरोज़गार हैं। दूसरा ये है कि यहाँ का जो सिस्टम है, महाजन आप समझते होंगे कि जिससे कर्ज़ लेता है, हमारा दलित कम्युनिटी कोई बीमार पड़ गए या फिर कोई काफ़ी गंभीर बीमारी है उनको, उनके पास पैसे नहीं इलाज कराने के लिए तो वो कर्ज़ पे पैसा लेते हैं और इलाज करवाने के लिए
लेके जाते हैं। वैसे परिस्थिति में जब वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो उनका ज़मीन भी छीना जाता है। ऐसा उदाहरण मेरे गाँव में ही हुआ है कि एक दलित परिवार बीमारी के लिए, इलाज के लिए लिया था। लास्ट में क्या हुआ कि 5-6 साल बाद भी पैसा वो नहीं चुका पाए, तो उनकी ज़मीन मतलब उनका घर परिवार को बाहर निकाल के फेंक दिया गया और उनका घर को कब्ज़ा कर लिया गया। इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, चूँकि यहाँ पे क्या है कि वही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी है। जो दलित कम्युनिटी का लोग है उनका वहाँ तक पहुँच नहीं है, उनके लोग नहीं हैं, उनके पैरवीकार नहीं है। इस वजह से ये बड़ी-बड़ी समस्या जो है देखने को मिला है और मामला कोई एक मामला नहीं है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे आपको ज़बरदस्ती ये करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा भारत में। भेदभाव की अगर हम बात करें तो ये है कि अ, आम प्रकार के भेदभाव जो देखने को मिलता है वो कोई शादी में भी देख सकते हैं। जैसे कोई बाराती आ रहा है वहाँ देख सकते हैं। अगर किसी अपर कास्ट के मोहल्ले से हमारी शादी बाराती अगर किसी दलित टोला में गुज़रना है तो उसकी गाड़ी को रोक देना, उसको आगे नहीं जाने देना। हमारा तीसरा सवाल है कि दलित रिसर्च में आपकी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? क्या ये वही काम था जिसे आप एक लंबे अरसे से पूरा करना चाहते थे? बिल्कुल, भील भाई देखिए दलित रिसर्च में हमारी रुचि तब हुई, जब हम इतने सारे सिचुएशन, इतने सारे चैलेंज जब देखते आ रहे थे बचपन से, स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ तक बहुत सारे भेदभाव हुए हैं। चाहे वो मॉर्निंग टाइम में कोचिंग का बात हो, हमें पीछे बैठने को मतलब कहना, मान लीजिए किसी वजह से हम लेट पहुँचे तब भी हमें पीछे बैठना है या फिर बीच में बैठना, आगे तो बैठने की अनुमति नहीं। आज भी हमारे दलित बच्चों को अगर कोई आगे बैठ जाए तो समझिए कि उसके साथ मारपीट होता है प्रकाश के बच्चों के द्वारा, मार के उन्हें पीछे भगाया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, हर दिन होता है और ये हम खुद देखे। इस वजह से कई सारे ऐसे चीज़ों को हमने देखा तो वहाँ से मेरी रुचि जागी थी कि जब मैं बड़े होऊँगा, जब हम उच्च शिक्षा ले लेंगे, उसके बाद हम इनके लिए ही काम करेंगे और जो ख़ास बात रही है, इसको मतलब आगे लेके जाने का रिसर्च के दौरान कि हम इतने सारे चीज़ देखे हैं, तो उसमें मेरा सबसे बड़ी जो रुचि रही है कि भारत के सारे दलित समुदाय के जो युवा लीडर हैं, उनको बाहर लेके आना है, उनको बताना है इन मुद्दों को और लीडरशिपिंग पैदा करना मेरा बहुत बड़ा सपना रहा है, जो आज सच में साकार हो रहा है कि हमारे जो भी युवा लीडर हैं, वो अपने मतलब बात को पूरी आज़ादी से रख पा रहे हैं, सरकार के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। जो लोकल गवर्नमेंट है, उनके साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये हमारा सपना था कि हम अपनी बात को पूरी तरीके से रख सकें। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जी। अगला क्वेश्चन है, किस चीज ने आपको एक मजलूम अकलियतों के हकूक का कारकुन बनने की तरगीब दी, और क्या ये आपके लिए दलितों का मरकजी धारा में शामिल होने की जदोजहद जारी रखने के लिए काफी है? बिल्कुल, हमारे जैसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यक कार्यकर्ता बनने के लिए प्रेरित करता है और यह दलितों के लिए मुख्यधारा में शामिल करने के लिए संघर्ष करते रहने के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए कि क्योंकि मुद्दे बहुत हैं, समस्या अनेक है, उनके लिए अलग-अलग लीडरों की ज़रूरत है क्योंकि अकेले धर्मदेव पासवान सभी मुद्दों पे बहस नहीं कर सकता, अकेले धर्मदेव अलग-अलग जगहों पे नहीं जा सकता है। इसलिए और भी ज़्यादा अलग-अलग लीडरों को तैयार करना है और हमें अभी लंबे समय तक कार्य करते रहना है, तभी जाकर और अच्छे से बदलाव होंगे। इसलिए यह मतलब पर्याप्त नहीं है। क्या आप महसूस करते हैं कि इंडिया में दलितों के खिलाफ तासुब अब भी शहरी इलाकों में मौजूद है? बिल्कुल, जो दलित हैं हमारे शहर में उनके ये में आज भी वही चीज़ मौजूद है जो मतलब आम ज़िंदगी हम लोग देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए उनका स्लम बस्ती का एक उदाहरण देंगे कि शहर में हमारे दलित लोग बसे हुए हैं और वहाँ पे उनके साथ कई तरह के दिक्कत है, राशन कार्ड की समस्या है, उनका जो अधिकार है, उनका जो कास्ट सर्टिफ़िकेट की समस्या है, उनका ये रेज़िडेंशियल की समस्या है, तो उनके साथ कई समस्या है, जबकि वो सैकड़ों वर्षों से वो रह रहे हैं, लेकिन उनके साथ कभी भी कोई ऐसा अवसर नहीं आता है कि वो अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से बनवा सके ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बहुत परेशानी होता है उनके साथ। हमारा अगला सवाल है कि दलितों ने अपने हकूक के लिए जदोजहद की है और दलित तहरीक ने दुनिया भर में दलितों के हक में उठाए जाने वाली आवाजों में इजाफा हुआ है, तो फिर दलितों पे होने वाला जुल्म और सितम कम क्यों नहीं हुआ या खत्म क्यों नहीं हुआ? देखिए, उसके कई कारण हैं। सबसे पहले हमारे दलित समुदाय के साथ अनेकों शोषण, अनेकों दोहन, अनेकों अत्याचार, बलात्कार की घटना आम बात थी, बड़े स्तर पर। वो आज भी हैं, लेकिन थोड़े कम हुए हैं।
पहले इसलिए ज़्यादा थी कि हम लोग जब सोचते थे कि पहले जब सोशल मीडिया नहीं थी, तो क्या हाल होता होगा हमारे दलित समुदाय के साथ। जबकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है, ये अलग बात है कि अंतर्राष्ट्रीय पर दलितों की आवाज़ बुलंद हुई है। लेकिन जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना खूबसूरत संविधान बनाया और दलितों के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली से लेके पार्लियामेंट्री तक का उन्होंने सब कुछ व्यवस्था किया। इसलिए कि जो दलित इश्यू जो दलित इश्यू को रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में, उनको आसानी मिले, सहूलियत मिले। आज इसलिए उन्हें सताया जा रहा है कि हमारे जो भी रिप्रेजेंट करने वाले प्रतिनिधि हैं, वो अपनी आवाज़ को पूरी ताकत से पार्लियामेंट में नहीं उठा पा रहे हैं। या तो वो किसी न किसी पार्टी के मतलब समझिए गुलामगिरी कर रही है, या फिर वो कहीं न कहीं डर रही है कि हमें सत्ता से बेदखल किया जाएगा, इस वजह से हमारे समाज को आज भी सताया जाता है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। साउथ एशिया में अमन को फरोग देने और मजहबी माइनॉरिटीज के लिए आपके पास क्या तजवीज़ है? देखिए, दक्षिण एशिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए हम बस इतना कहेंगे कि आए दिनों जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर हिंसा, अत्याचार होते हैं, उसे बंद करें। क्योंकि सभी मानव और सबको पूरी आज़ादी से रहने का, खाने का, पीने का, जीने का अधिकार है। उन्हें सबसे पहले उच्च शिक्षा ग्रहण करनी होगी। उन्हें सुरक्षा के लिए बने कानून का अध्ययन करना होगा और उसका उपयोग हमेशा कानून और कोर्ट की मदद, प्रशासन की मदद लेने होंगे। तभी वो हाँ, लेने के साथ अपनी आवाज़ को, समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाले लीडरों से साझा करना होगा, तब जाकर शांति मिलेगी। क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ संभव नहीं है और अगर लड़ाई लड़नी है तो बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएँ और कभी भी बिना सोचे-समझे कोई कदम ना उठाएँ कि हमारे साथ पूरा समुदाय का इसका प्रतिकूल असर पड़ सके। आपने एनसीडीएचआर का इंतखाब क्यों किया और उससे आपको क्या फवाद की तवक्का करते हैं आप? देखिए, हमने एनसीडीएचआर को इसलिए चुना कि पूरे भारत में बड़े स्तर पर एनसीडीएचआर ने दलितों की आर्थिक अधिकार की लड़ाई लगभग 1980 से लड़ रही है, जो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। और हम इसकी वकालत इसलिए कर रहे हैं कि एनसीडीएचआर में पूरी आज़ादी है किसी भी दलित मुद्दे पर कार्य करने को, चाहे वो अत्याचार का मामला हो, बेरोज़गारी का मामला हो, स्वरोज़गार का मामला हो या फिर युवा का मामला हो। हर मुद्दे पर सरकार के साथ वकालत करके दलितों के उनके अधिकार दिलाने के लिए कार्य करती रही है और कई बड़े-बड़े सफलता भी मिली है। आपको बता दें कि भारत में एनसीडीएचआर एक बड़ी पहचान है, जिससे दलितों के लिए कार्य करने पर उपलब्धि मिलती है। इसका एक उदाहरण आपको बताना चाहेंगे कि अभी पिछले 2 वर्ष पहले एनसीडीएचआर के माध्यम से सरकार की योजना एमएमजीपीवाई योजना के अंतर्गत बिहार में 700 दलित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराया गया, जिसमें उन्हें थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर कार दिलवाया गया था और आज वो बड़े ही सुखी से खा रहे हैं, अपने परिवार के साथ जी रहे हैं, बहुत खुशहाल हैं। इसके अलावा उसी में जो एक और सवाल है उसका मैं जवाब दूँगा कि इसके अलावा बिल्कुल ज़मीन तक जाके उन्हीं यानी दलितों को सरकार की योजना को जोड़ती है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जहाँ तक देख पाएँ कि अगर इस प्रकार का संस्था नहीं रहेगी भारत में तो शायद और लंबित मामले होंगे, क्योंकि एनसीडीएचआर की पकड़ ब्लॉक स्तर से लेके नेशनल स्तर तक है। इसलिए हमारे हिसाब से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें अभी और भी आगे एनसीडीएचआर के साथ वकालत करना होगा। दलित की सेहत और फलाह के लिए हुकूमत ने क्या-क्या इक़दाम किए हैं और दलित कम्युनिटी पे कोविड-19 के गैर मुतनासिब असरात को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, भारत सरकार ने कोविड-19 के दौरान दलितों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बहुत ऐसे लाभकारी योजना प्रदान करने की योजना बनाई है, जिसमें बीपीएल परिवार को, जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन बोलता है, उनको अनाज की व्यवस्था किया था। ओल्ड गैस सिलेंडर योजना की खाना बनाने के लिए उन्होंने व्यवस्था किया था और इसके साथ मनरेगा जैसी लाभ दे रही थी। ज़्यादातर दलित समुदाय इस योजना से वंचित रह जाती है। कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से प्रभाव को कम करने के लिए सरकार को फिलहाल ये करना चाहिए कि जो ओल्ड महिला है, पुरुष हैं, उनको बिना किसी शर्त के पेंशन देना चाहिए। उनको जो बीपीएल जो उन्होंने निर्धारित किया है बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको नहीं देख कर के उनको अनाज मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि आज भी लोग मतलब भुखमरी के कगार पे हैं भारत में। तो ये सारी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। उनकी राशन और उनका जो स्वास्थ्य का है, ये सारे व्यवस्था उनको करना चाहिए, बिल्कुल फ्री में। हमारा अगला सवाल है आपसे कि नफरत अंगेज तकरीर से माइनॉरिटीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की हौसला अफजाई की जाती है। नफरत अंगेज तकरीर को कम करने के लिए नौजवान क्या किरदार अदा कर सकते हैं और उनकी सलाहियतों को
और कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल भील जी, अभद्र भाषा से अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव में बहुत बढ़ावा मिला है। उसे उसको कम करने के लिए हमारे दलित युवा को सामूहिक स्तर पर किसी न किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर हमेशा बैठक करने की ज़रूरत है, चाहे वो मासिक हो या तिमाही हो। पर इससे होगा ये कि जितने भी तरह के समुदाय में बातचीत होती है, उन्हें खुलकर कहने का मौका मिलेगा और वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझ पाएँगे और एक-दूसरे से सीख मिलेगा। इस क्षेत्र में युवा लोगों को सुधरने के लिए उन्हें शिक्षा से संबंधित बात करनी होगी और कुछ नया करने के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत युवा टीम का गठन करना होगा, जिसकी सेपरेट नियम कानून हो और उसका पालन सभी युवा को करना होगा। किसी भी मामले में सब मिलकर तय करें कि हमें क्या करना होगा, तभी ये अभद्र भाषा का जो भेदभाव को बढ़ावा मिल रहा है, ये कम होगा। हमारा लास्ट और अगला क्वेश्चन है कि एक तरक्की पसंद सोसाइटी के लिहाज से आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहते हैं कि युवा शक्ति देश और समाज की रीढ़ होती है। युवा देश और समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। युवा देश का वर्तमान है, तो भूतकाल और भविष्य के सेतु भी हैं। युवा गहन ऊर्जा और उच्च महत्वाकांक्षी से भरे हुए होते हैं। उनकी आँखों में एक इंद्रधनुषी सपना होता है। समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। युवा बेहतर भविष्य के लिए मतदान के माध्यम से ईमानदार और विकासपरक सोच वाले प्रतिनिधि को चुनने और भ्रष्ट लोगों को सामाजिक दुत्कार की पहली सीढ़ी मानते हैं। समाज में तेजी से आ रहे बदलाव के प्रति बड़ी संख्या में युवाओं का नजरिया शॉर्टकट की बजाय कर्म और श्रम के माध्यम से सफलता प्राप्त करने की ओर होना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे आपसे कि सब कुछ संभव है, इसलिए उठो, जागो, अपने अधिकारों को पहचानो। अब समय चुप रहने का नहीं है, पूरी ताकत से अपनी आवाज को बुलंद करो। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया धर्म जी कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी भील जी। थैंक यू।